हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आरबीआई की जो भी कमेंट्री होगी, जो भी डिसीजंस होंगे, वो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो जिसमें आरबीआई की आज की सारे पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आरबीआई की जो पॉलिसी है वो आज आई है, यानी 8 जून को। तो सबसे पहले जो पॉइंट आरबीआई ने, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई भी गई थी, वो था दो दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस है। वो है इन्फ्लेशन के ऊपर, और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, उन सब के लिए कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले रेपो रेट इंक्रीज कर दिया गया है 50 बेसिस पॉइंट से। जी हाँ, 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5%, यानी जो पहले 4.4% होता था रेपो रेट, वो आज 4.9% हो गया है। ठीक है, यानी आपका इंटरेस्ट जो था वो अब से आज से ही बढ़ गया है। अगर आपको कोई लोन लेना है तो उसके अंदर 0.5% जो है आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ दिखेगा। तो रेपो रेट कितना इंक्रीज हुआ है? 4.9%। कहीं भी आपको पूछा जाए तो आपको सीधा बता देना 50 बेसिस पॉइंट से आज बढ़ा दिया गया, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए, यानी आपकी ईएमआई पे जो इंटरेस्ट लगता था वो आज से बढ़ गया है। तो पॉलिसी का सेकंड पॉइंट है सीआरआर। सीआरआर का मतलब समझेंगे पहले क्या होता है। कैश रिजर्व रेशो, यानी कितना कैश रिजर्व रखा जा रहा है, कहाँ पे? बैंक के अंदर। बैंक के अंदर कितना कैश रिजर्व रखा जा रहा है, और वो रिजर्व रखा जाता है डिपॉजिट के ऊपर। यानी मान लो एग्जाम्पल के लिए कि बैंक के पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो 1 करोड़ का कितना परसेंट जो है बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा अपने पास। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए भी, और इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ना बन जाए, उसको मैनेज करने के लिए सीआरआर बनाया गया है, जो अनचेंज्ड है। यानी इस बार सीआरआर के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया, जो कि 4.5% ही रहेगा इस बार भी। तो थर्ड पॉइंट जो पॉलिसी का बन जाता है एसडीएफ। एसडीएफ का मतलब क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है कि एक बैंक को, मतलब जो आरबीआई होता है, एक विंडो प्रोवाइड करता है बैंक को कि अगर आप एक्स्ट्रा रिजर्व बैंक के अंदर रखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी रिजर्व बैंक के अंदर रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं। तो उसकी भी लिमिट जो है बढ़ा दी है आरबीआई ने। जो पहले 4.15% थी, वो अब हो गई है 4.65%। ठीक है, ये बैंक के लिए है। दूसरा एमएसएफ, जो कि होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी बढ़ा दी है बैंक ने, और आरबीआई ने कितनी बढ़ाई है? 4.65% से 5.15%। अच्छा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मान लो एक बैंक को इमरजेंसी में पैसे चाहिए, एक बैंक के पास कोई इमरजेंसी आ गई है, उसको पैसे चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा? ऑब्वियसली रिजर्व बैंक से। तो रिजर्व बैंक से अगर इमरजेंसी में फंड लेना है, तो जिसकी एक लिमिट थी 4.65%, वो लिमिट अब बढ़ा के 5.15% कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिसी के अंदर, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट बन जाता है, वो है जीडीपी। कि भाई हमारे जीडीपी का क्या होगा। अब जीडीपी, जो रियल जीडीपी का डेटा आरबीआई गवर्नर साहब ने दिया है, वो कहते हैं जितना हमने पहले एस्टिमेट किया था उतना ही एस्टिमेट हम अब भी कर रहे हैं कि 7.2% ही हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी, इससे कम नहीं होने वाली। हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं ग्लोबली, तो इतना चैलेंजिंग भी रहेगा। तो अगर ये रहता है तो हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, अगर हमारी जीडीपी अच्छी रहती है तो। इवन फाइनेंशियल मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये। जो हमारा छठा पॉइंट आ जाता है वो है प्रोविजनल एस्टीमेट। किसने लगाया है? एनएसओ ने। कि कब लगाया है? 31 मई को लगाया है। 2021-22 के लिए जो हमारे जीडीपी का डेटा आने वाला है, वो कहते हैं कि 8.7% जो है हमारी जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है ईयर ऑन ईयर की। अगर हम बात करें 2021 और 22 के लिए 8.7%। ध्यान देना, जो 7.2% है वो 2022 और 23 के लिए है, और जो ये वाला डेटा है जो अभी नहीं आया वो 8.7% रहने वाला है। उसके बाद गवर्नर साहब ने बात करी कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इंक्रीज्ड।
बहुत अच्छा पॉइंट है, इंक्रीज्ड, यानी जो कैपेसिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं वो उनकी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो क्वार्टर 3 में आया था 72.4%, वो इस बार आया है क्वार्टर 4 का 74.5%, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है। जो 8th पॉइंट है वो हमारे लिए आया है, जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा, कि अब से क्रेडिट कार्ड जो है यूपीआई के अंदर ऐड किए जाएंगे। यानी आपने देखा होगा कि जब भी आप पेमेंट करते हो तो सिर्फ डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है, उसमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं आता। तो अभी गवर्नर साहब ने रूल बना दिया है कि अब क्रेडिट कार्ड भी ऐड ऑन हो जाएंगे। उससे अब अच्छा क्या होगा, हमारा जो लोग यूज करते हैं उनके लिए स्पेशली, उससे आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। पॉइंट्स बढ़ेंगे तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, और जितना ज़्यादा क्रेडिट स्कोर होगा फ्यूचर में आपको लोन लेने में उतनी ही आसानी रहेगी। यानी आप अगर आपको किसी भी लोन के लिए अप्लाई करना है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो देन डेफिनेटली आपको अच्छा लोन मिल सकता है बिना ज़्यादा प्रॉब्लम्स के। हालांकि लोन लेने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, बट वो फिर प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं अगर क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा रहता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इसमें एक नोट करने वाली बात है, उन्होंने रुपए कार्ड का जिक्र किया है, तो यानी रुपए कार्ड वाले जो क्रेडिट कार्ड है वो ऐड हो सकेंगे यूपीआई के अंदर फिलहाल के लिए। ओके, जो 9th पॉइंट आ जाता है, जिसका कंसर्न सबको है, जिसकी टेंशन हमारे माइंड में दिन रात चल भी रही है कि यार महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हर चीज़ का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। टमाटर का प्राइस बढ़ गया है, जो टमाटर 40 रुपये किलो था, फिर 60, फिर 80, अभी शायद और भी बढ़ गया होगा। तो दैट रिप्रेजेंट कि फूड इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो जो इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आया है कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ी है अप्रैल के अंदर 7.8%। 7.8% इन्फ्लेशन बढ़ी है सिर्फ अप्रैल के अंदर। और क्योंकि लास्ट जब 4 मई को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, लास्ट में 4 मई को, तब उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 5.7%, कितना 5.7% जो है इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है 2022-23 के अंदर। यानी बट अब उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, जो कि एक कंसर्न वाली बात जरूर है। वो 6.7% यानी सीधा 1% इंक्रीज कर दिया है इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस के अंदर, कि भाई इतना इन्फ्लेशन बढ़ सकता है अगर हमने टाइमली कंट्रोल नहीं किया तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है कि 2022 और 23 के लिए 6.7% इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेज हैं। जबकि आरबीआई का कंसर्न होता है अगर कि 6% से अबव जब इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो बहुत कंसर्न की बात होती है, तब जो है लगातार एक्शंस लिए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब 6% से बढ़ गया था, पहले हमारा सही चल रहा था, पर जब 6% से बढ़ा तब से जो है मॉनेटरी पॉलिसी आई है और जो रेपो रेट है लगातार इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाली, थोड़ी सी चिंता वाली बात है हमारे लिए भी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम्स हमें ही होगी। जो चीज़ हमें 10 की मिलती है वो 15-20 की मिलनी शुरू हो गई है, और भी बढ़ सकती है। बट एक चीज़ और अच्छी बात यहाँ पे क्या बोली गई है, उन्होंने बोला है कि अगर पेट्रोल डीजल के प्राइजेज कम होते हैं तो वो इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट, पेट्रोल डीजल के प्राइजेज अगर कम हो जाते हैं तो इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्प करेंगे। यानी अगर जो स्टेट्स हैं वो अपना जो इंटरेस्ट है वो उसको कम कर दें तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें इन्फ्लेशन के अंदर थोड़ा सा कमी आने में हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोला है वो बोला है कि एक अच्छा, यानी इस बार जो एक एवरेज जो है मॉनसून रहने वाला है वो भी इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स हैं जो इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्प करेंगे, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन इन्फ्लेशन का जो डेटा निकला है वो थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न वाली चीज़ है। जो 10th आ जाता है वो अर्बन और रूरल के लिए। वो बोल रहे हैं कि अर्बन के अंदर जो डिमांड है इंक्रीज हुई है, और रूरल के अंदर भी धीरे धीरे डिमांड के अंदर इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, स्लोली बट स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है रूरल के अंदर, क्योंकि जब भी देखो महंगाई बढ़ती है तब स्पेशली सबसे ज़्यादा इफेक्ट रूरल एरियाज में आता है। ठीक है, तो रूरल एरियाज में क्या करते हैं कि मतलब जैसे गांव से होते हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं कि जो खाना पीना होता है बाहर से लेना बंद कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे कंजप्शन भी कम होता है, मैगी वैगी ये सब चीज़ें बहुत वहाँ नहीं बिकती हैं, तो वहाँ सादा खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जितना बिकती हैं वो बंद हो जाती हैं क्योंकि महंगी हो जाती हैं चीज़ें। तो उनका कहना है कि वो धीरे धीरे
फूड का इन्फ्लेशन है जैसे जैसे कम होगा तो वहाँ पे डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। जो लास्ट पॉइंट आ जाता है वो है हमारा होम लोन, यानी जो कोऑपरेटिव बैंक है। जो कोऑपरेटिव बैंक पहले गाँव में और अर्बन एरियाज में वो जो लोन देते थे उसको 100% इंक्रीज कर दिया। बहुत अच्छी बात है, 100% इंक्रीज करना। यानी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पहले टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर 30 लाख का लोन देते थे, वो आज 60 लाख का देंगे, और टीयर 2 के अंदर जो 70 लाख का लोन देते थे वो अब 1,40,00,000 तक का लोन दे सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वहीं पे रूरल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो 20 लाख से 50 लाख का लोन देते थे वो अब 30 लाख से 75 लाख का लोन दे पाएंगे। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। जिनको अर्बन एरियाज के अंदर घर बनाना होता है, ठीक है, तो उन्हें लोन मिलने में थोड़ी आसानी रहेगी, और इसको बोला गया है कि और इजी भी बनाया जाएगा, लोन लेना थोड़ा और इजी बनाया जाएगा, जो कि एक अच्छा, मुझे कमेंट्री अच्छी लगी। ठीक है, वहीं पे कि जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक हैं वो अब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए लोन दे सकेंगे, जो कि पहले नहीं दे सकते थे। तो ये भी एक अच्छी बात ऐड की है। तीसरा स्टेप ले गया है कोऑपरेटिव बैंक के लिए, वो क्या है कि अब डोर बैंकिंग विल स्टार्ट, यानी डोर टू डोर बैंकिंग, घर घर जाके जो है बैंकिंग को प्रमोट किया जाएगा रूरल एरियाज के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर देखोगे गांव में जाओगे तो आज भी बैंक्स को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती जितनी ठेकेदार वगैरह लोगों को दिया जाता है। उन्हीं से पैसा लिया जाता है और उन्हीं को जो है पैसा दिया जाता है, यानी जिनके हम फसल वगैरह डालते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आज भी गांव के अंदर, यानी रूरल एरियाज के अंदर। तो डोर बैंकिंग विल स्टार्ट, ये भी एक अच्छा स्टेप रहेगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इनमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा क्या डाउट रह गया, और अगर आपको सबसे अच्छा पॉइंट आरबीआई पॉलिसी का आज वाली पॉलिसी में क्या लगा वो भी मुझे ज़रूर बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये लगा कि वो अर्बन एरियाज़ के लिए जो एक इन्होंने डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं रूरल एरियाज से बिलोंग करता हूँ, तो ये मुझे एक अच्छा डिसीजन लगा। तो इससे क्या होगा, रूरल एरियाज़ के अंदर भी रियल एस्टेट के प्राइस भी थोड़ा सा हाइक करेंगे, जिसके लिए जिनकी ज़मीन वमीन होते हैं, जो रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं गाँव वगैरह में, उनके लिए थोड़ा सा एक अच्छा डिसीजन रहेगा। और दूसरा जो है, जो दूसरा पॉइंट है वो है यूपीआई वाला, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो आप भी अपना पसंदीदा पॉइंट आज की पॉलिसी के लिए मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है, ठीक है, अगर ठीक ठाक भी लगी है तो भी लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके अंदर और क्या इंप्रूव कर सकता था मैं, और क्या क्या चीज़ें, वैसे कुछ रह नहीं गया है, मैक्सिमम सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। हालांकि कुछ पॉइंट्स हमारे लिए ने वो बैंकिंग सेक्टर के लिए ज़्यादा है, बट फिर भी मैंने सोचा कि कई बार जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती रहती हैं, तो मैंने सोचा सारे ही पॉइंट में क्यों ना ऐड करके रखूं। तो इसी तरह आप भी सपोर्ट करते रहो, मैं भी आपको नॉलेज प्रोवाइड करता रहूँगा, अपना दा बेस्ट दूंगा, 100% दूंगा। तो आप भी मुझे 100% दो, शेयर सपोर्ट करो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और फिर हम जो बेसिक्स का 4th लेसन है वो भी डालेंगे जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे देन, ठीक है, जो हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर का, तब हम बेसिक्स का जो 4था लेसन है मैं फ्री में डाल रहा हूँ, हालांकि वो पेड कोर्स है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा नाम है संदीप, वी आर फ्रॉम सिमफ्रिन। जय हिंद।